वैन के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। भाग 3 एक व्यापार प्रणाली विकसित करें जो आपके द्वारा व्यापार करने की योजना के प्रत्येक बाजार के लिए उपयुक्त हो। पाठ 34 पहली 2 मार्केट विजार्ड किताबें लिखने के बाद जैक श्वागर के प्राथमिक निष्कर्ष पर फिट होने वाली एक ट्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन करना यह है कि सभी महान व्यापारी ऐसे सिस्टम विकसित करते हैं जो फिट होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सफलता के रहस्यों में से एक है। यहाँ कुछ मानदंड दिए गए हैं जिनके बारे में आप एक ऐसी प्रणाली को डिजाइन करने के बारे में सोच सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हो। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं। यदि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं तो आप कुछ ऐसा कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो आपको फिट बैठता हो। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्रणाली तैयार कर सकते हैं। बड़ी तस्वीर के बारे में आपकी क्या मान्यताएं हैं और आपका सिस्टम किस हद तक उन विश्वासों को फिट करने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि अगले 5 से 10 वर्षों में अमेरिकी डॉलर का पतन तय है, तो यह एक व्यापार प्रणाली विकसित करने के बारे में आपके विचारों को कैसे प्रभावित करेगा। आप बाजार के बारे में केवल अपने विश्वासों का व्यापार कर सकते हैं, और इसलिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वे विश्वास क्या हैं। आप बाजार के बारे में विशेष रूप से क्या मानते हैं और यह आपको कैसे बढ़त देता है। जब आप इन मानदंडों को समझते हैं, तो आप एक विशिष्ट प्रणाली तैयार कर सकते हैं जिसके साथ आप सहज हों। आइए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए कि आप मानते हैं कि बाजार वास्तव में यादृच्छिक नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े रुझान हैं जो यादृच्छिक बाजारों में आपके द्वारा अपेक्षित मूल्य आंदोलनों में फिट नहीं होते हैं। आप शायद मानते हैं कि बाजारों में पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका उन प्रवृत्तियों को ढूंढना और उनका लाभ उठाना है। यदि यह आपका प्राथमिक विश्वास था, तो क्या आपको लगता है कि आप निम्न कार्य कर सकते हैं? ऐसी चीजें खरीदें जो अनुकूल न हो, ऐसी चीजें जो किसी को पसंद न हो। शायद इसलिए नहीं क्योंकि यह उस प्राथमिक विश्वास के अनुरूप नहीं है जो आपको लगता है कि आपको बढ़त देता है। उच्च बेचें और कम खरीदें जिस तरह से एक बैंड व्यापारी की संभावना है। शायद इसलिए नहीं क्योंकि यह बहुत अलग मानसिकता है। मैं विश्वासों के बहुत से उदाहरण और उन चीजों के बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जिन्हें करना आपके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि वे उन मान्यताओं के अनुरूप नहीं हैं। मुझे आशा है कि आपको अब तक यह विचार मिल गया होगा। आपको यह निर्धारित करना चाहिए कि आप बाजारों के बारे में क्या विश्वास करते हैं जो आपको बढ़त देगा, क्योंकि आप किसी चीज को आसानी से तभी व्यापार कर सकते हैं जब वो आपके विश्वासों के अनुकूल हो। इसके बाद आपको एक प्रणाली के विभिन्न भागों और उन सभी भागों के बारे में आपके विश्वासों को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप सेटअप, एंट्री, स्टॉप, प्रॉफिट टेकिंग और पोजीशन साइजिंग के बारे में क्या मानते हैं? फिर से, आप आराम से केवल अपने विश्वासों का व्यापार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप रुझानों को पकड़ना चाहते हैं लेकिन तंग स्टॉप में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि आप आसानी से ट्रेडों के अंदर और बाहर सचेत हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक बड़ी प्रवृत्ति को पकड़ते हैं, तो आपका कुल इनाम आपके शुरुआती जोखिम से कई गुना अधिक होगा। मेरी मान्यताओं में से एक यह है कि एक व्यापार प्रणाली को आर गुणकों के वितरण की विशेषता है जो इसे उत्पन्न करता है। आर एक व्यापार में प्रारंभिक जोखिम को संदर्भित करता है, और आर गुणक उस प्रारंभिक जोखिम के अनुपात के रूप में व्यक्त लाभ और हानि को संदर्भित करता है। हम जल्द ही इस पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। उस वितरण का एक माध्य और एक मानक विचलन होगा जो आपको इस बारे में बहुत कुछ बताएगा कि व्यापार करना कितना आसान होगा। इस प्रकार, आपको यह तय करना होगा कि आपके सिस्टम का आर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए ताकि आप इसे ट्रेड करने के लिए तैयार हों।
आपको अपने आप से यह भी पूछना चाहिए, मेरे सिस्टम को आराम से व्यापार करने में सक्षम होने के लिए मेरे सिस्टम को किन मानदंडों को पूरा करना चाहिए? हालांकि मैं आपको बहुत सारे सुझाव दे सकता हूं, फिर भी यह व्यक्तिगत आराम का मामला है और एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का एक बड़ा हिस्सा है जो आपके लिए उपयुक्त हो। यहाँ कुछ नमूना मानदंड दिए गए हैं। क्या सिस्टम मेरी मान्यताओं के अनुकूल है? क्या मैं वास्तव में समझता हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है? क्या मैं समझता हूँ कि सिस्टम विभिन्न प्रकार के बाजारों के तहत कैसा प्रदर्शन करेगा? क्या मुझे सिस्टम के अपने शुरुआती परीक्षण पर भरोसा है? क्या मुझे इसका व्यापार करना अच्छा लगता है? क्या मुझे विश्वास है कि मैं बिना कोई गलती किए अपने शेड्यूल में इसे आसानी से ट्रेड कर सकता हूँ? आपको अपने आप से यह भी पूछना चाहिए, मैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पोजीशन साइजिंग का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? और सिस्टम के मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए क्या संभावना है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? यदि आपके पास गुणकों का सटीक नमूना है, तो आप शायद सिमुलेशन के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अंत में, आपको अपने आप से यह पूछना चाहिए कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे कि आपका सिस्टम इन सभी मानदंडों को अच्छी तरह से फिट करता है ताकि आप इसे आराम से व्यापार कर सकें। यदि यह आपके कुछ मानदंडों को अच्छी तरह से पूरा नहीं करता है, तो आप इसे फिट बनाने के लिए क्या करेंगे? या आप अपना मापदंड बदल देंगे? पाठ 35 व्यापारिक अवधारणाएं कई अलग अलग प्रकार के व्यापारी हैं, और उन्हें वर्गीकृत करने का एक तरीका मूल अवधारणा है कि वे व्यापार करते हैं। कुछ अवधारणाओं का पूरी तरह से विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए, बैंड ट्रेडिंग के बाद की प्रवृत्ति। लेकिन आप उनमें से किसी का भी व्यापार कर सकते हैं यदि आप इसमें पर्याप्त विश्वास करते हैं और कम जोखिम वाले विचारों का अभ्यास करते हैं। रुझान अनुसरण। यहाँ मूल विचार यह है कि आप वही खरीदते हैं जो स्पष्ट रूप से ऊपर जा रहा है, और जब वो ऊपर जाना बंद कर देता है तो उसे बेच दें। इसी तरह, आप कम बेचते हैं जो स्पष्ट रूप से नीचे जा रहा है, और जब वो नीचे जाना बंद कर देता है तो उसे वापस खरीद लें। ऐसा करने की कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप परिभाषित करते हैं कि कब प्रवेश करना है और बाहर निकलना है, जो आपको कम जोखिम वाले ट्रेड देता है। मौलिक विश्लेषण। यह मूल विचार अर्थशास्त्र में आपूर्ति मांग की अवधारणा पर आधारित है। आपको यह पता लगाने के लिए बाजार का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि मांग कहाँ मौजूद हो सकती है और वहां खरीदारी करें। आदर्श रूप से, ऐसा होने से पहले, जब आपको लगता है कि कीमत इतनी अधिक है कि मांग गिर सकती है, तो आप बेचते हैं। आप मान सकते हैं कि जब आपूर्ति कम होगी, तो मांग बढ़ेगी और बाजार में हलचल शुरू हो जाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक ऐसे क्षेत्र में एक उदाहरण देता हूं जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दुर्लभ यूएस टिकट। 19वीं सदी के कुछ टिकट बहुत सीमित आपूर्ति में जारी किए गए थे, और 100 से भी कम आज मौजूद हैं। हालांकि इन टिकटों की ज्यादा मांग नहीं है, और इसलिए कीमतें काफी उचित हैं। हालांकि अगर केवल 50 संग्राहक 19वीं सदी के दुर्लभ अमेरिकी टिकटों पर $1,00,000 खर्च करने को तैयार थे, तो कीमतें 10 गुना या उससे अधिक बढ़ जाएंगी। वैल्यू ट्रेडिंग। आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनका मूल्यांकन कम होता है, यह मानते हुए कि एक दिन बाजार उनके मूल्य के साथ पकड़ लेगा। शेयरों को महत्व देने के शायद हजारों तरीके हैं, और कुछ दूसरों की तुलना में अधिक उपयोगी हैं। यदि आप तय करते हैं कि आपको मूल्य व्यापार पसंद है, तो आपका काम अधिक उपयोगी तरीकों में से एक को खोजना है। बैंड ट्रेडिंग। कुछ उपकरण स्टॉक, कमोडिटी और मुद्रा बैंड में व्यापार करते हैं। आप कुछ खरीदते हैं जब वो निचले बैंड को छूता है, पार करता है या उसके करीब आता है, और जब वो ऊपरी बैंड के लिए ऐसा ही करता है तो उसे बेच देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस क्रम में करते हैं।
बैंड ट्रेडिंग की कुंजी यह समझना है कि उपयोगी बैंड कैसे विकसित करें। मौसमी प्रवृत्तियां। शायद मौसमी प्रवृत्तियों को समझने की असली कुंजी यह है कि आप जो पाते हैं उसके अस्तित्व के लिए मौलिक आधार होना चाहिए। अर्थहीन सहसंबंध खोजने के लिए आप हमेशा कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने XYZ को मार्च के अंतिम सप्ताह में खरीदा था क्योंकि यह पिछले 20 वर्षों में से 18 में अगले 3 दिनों तक बढ़ा था। यह आसानी से एक सांख्यिकीय अस्थायी हो सकता है। आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो कुछ इस तरह है। शेयर बाजार नवंबर और मई के बीच ऊपर जाता है क्योंकि उस अवधि के दौरान पेंशन का पैसा बाजार में आ जाता है, फैल रहा है। यह वास्तव में पेशेवर व्यापारियों के दायरे में आता है जो बहुत कम जोखिम वाले प्रोफाइल के साथ स्थानांतरित करने की बहुत अधिक क्षमता के साथ लंबी और छोटी स्थिति बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक दिसंबर विकल्प खरीद सकते हैं और मार्च विकल्प को छोटा कर सकते हैं। आप एक मुद्रा खरीद सकते हैं और दूसरी छोटी कर सकते हैं। पेशेवरों के बीच ये सामान्य प्रथाएं हैं जो बहुत सस्ते में बड़े व्यापार कर सकते हैं। आर्बिट्रेज मुख्य रूप से पेशेवरों द्वारा अभ्यास किया जाता है। यहाँ आपको चीजों को करने के तरीके में एक खामी मिलती है जो आपको एक बड़ी बढ़त देती है। उदाहरण के लिए, मुद्रा व्यापार उपलब्ध होने से पहले मेरे एक ग्राहक ने पाया कि वो लंदन में स्टर्लिंग में चीनी खरीद सकता है और इसे न्यूयॉर्क में डॉलर में खरीद सकता है। वो डॉलर स्टर्लिंग संबंधों का व्यापार करने के लिए 2 बाजारों का प्रसार करेगा, और ऐसा करने वाला वो अकेला था। उन्होंने कहा कि उन दिनों अगर कोई चीनी का व्यापार करना चाहता था तो उसे अपने एक स्प्रेड को उतारना पड़ता था। बेशक यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चली क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब तक यह चली, उसने कहा, यह एक बच्चे से कैंडी लेने जैसा था। मध्यस्थता का रहस्य निश्चित रूप से कमियों को खोजने और यह पता लगाने में सक्षम होना है कि उन्हें कैसे भुनाना है। इंटरमार्केट विश्लेषण। यहाँ हम यह धारणा करते हैं कि एक वस्तु या उत्पाद की कीमत एक ही समय में कई अन्य वस्तुएं क्या कर रही है, इसका एक कार्य है। यह कुछ चीजों के बीच सिर्फ एक साधारण रिश्ता नहीं है। इस प्रकार सोना, तेल, चांदी, डॉलर और कई अन्य मुद्राओं की कीमत से संबंधित हो सकता है। ये रिश्ते समय के साथ बदलते हैं। इस प्रकार इस अवधारणा को व्यापार करने की कुंजी वर्तमान में मौजूद संबंधों को खोजने के लिए एक साथ कई अलग अलग इनपुट का मूल्यांकन करना है। बेशक यह आपको वर्तमान संबंध को जानने देता है, फिर आपको रिश्ते से पैसा कमाने के लिए सभी प्रणालियों के लिए सामान्य कम जोखिम वाली अवधारणाओं का उपयोग करना होगा। ब्रह्मांड के लिए एक आदेश है। यहाँ कई उप अवधारणाएं हैं, जिनमें 1 मानवीय भावनाओं की लहरें, 2 भौतिक घटनाएं जो मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, और 3 ब्रह्मांड के लिए गणितीय क्रम। इन सभी अवधारणाओं का व्यापार किया जा सकता है यदि वे आपको फिट करते हैं और आप उपयुक्त कम जोखिम वाली तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये सभी अवधारणाएं उन सेटअपों का वर्णन करती हैं जो किसी के पास प्रवेश के लिए हो सकते हैं। सेटअप व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन क्योंकि लोग सोचते हैं कि सही निवेश चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की अवधारणाएं विकसित की गईं। ट्रेडिंग शैलियों को वास्तव में सेटअप के नाम पर रखा गया है।